हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहां पर उत्तराखंड से संबंधित वीडियोस लाते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा इस वीडियो में अपने गुरु श्री के पांडे सर का और आशीष सक्सेना सर का। सर, आप दोनों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो व्यूवर, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इस समय पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है। इकोनॉमिक्स के बारे में कहा जा रहा है धीरे धीरे डाउन है, फैक्ट्रीज बंद हैं। तो सर, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे है कि हम बात कर रहे हैं जितने भी हमारे जो उत्तराखंड के भाई बहन हैं जो अभी तक रोजगार की तलाश में दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़ गए थे, वो सभी वापस इस समय उत्तराखंड में आ गए हैं। अब बेरोजगारी की दर जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। तो इस बेरोजगारी की दर को हम कैसे कम करें या उन भाई बहनों के लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ कैसे पैदा करें, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। देखिए, इस समय हर जगह एक मूवमेंट हुआ है जहां हर आदमी महामारी के डर से अपने घर वापस गया है। उसको वहां एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगता है। जब आदमी घर से बाहर रहता है तो वो फियर फैक्टर रहता ही है। और जॉब में जब आदमी बाहर कहीं नौकरी कर रहा है तो उसका सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आज जब हम अपने राज्य की बात करें तो 2000 में जब ये राज्य बना था तब से ये बात हो रही है कि हम किस तरह से वापस रिवर्स माइग्रेशन करें। तो इस महामारी ने एक ही झटके में एक रिवर्स माइग्रेशन बड़े लेवल पर किया है। अब आवश्यक है कि भाई जो लोग यहाँ आए हैं, यदि हम सीरियस हैं कि उनसे इस स्टेट का डेवलपमेंट करें, तो हमको एक मैच करना पड़ेगा कि उनके अंदर क्या स्किल थी या वो वहाँ क्या कार्य कर रहे थे और यहाँ क्या कर सकते हैं। उसमें 3 तरह से हम अगर इसको सेग्रीगेट करें, एक हो सकता है आईटी सेक्टर, एक है इंडस्ट्री और एक है जो आप अपने गाँव में कृषि है, बागवानी है, इस पर आधारित हो सकता है। तो हमको 3 लेवल पर इसको सेग्रीगेट करके चलना चाहिए। आईटी के क्षेत्र में हमारा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। अब कनेक्टिविटी भी आपकी हो गई है, तो जो बड़े बड़े शहर में जाके कॉल सेंटर्स में काम होते थे वो हम उत्तराखंड में बैठ के कॉल सेंटर्स में कर सकते हैं। ज़्यादा इंटीरियर रूरल एरिया में ना भी जाएं तो हम कम से कम हेडक्वार्टर्स में जहाँ कनेक्टिविटी अच्छी है वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कॉल सेंटर्स बना सकते हैं। दूसरा, जो आज की डेट पे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया है, तो हम अगर हमारी कनेक्टिविटी अच्छी है तो ये यूथ जो वापस आया है वो इन सेंटर से कनेक्ट करके इवन वर्क फ्रॉम होम करके डिलीवर हो सकता है। हमने देखा है इस महामारी में कि सारे ऑफिसेज अपना कार्य कर रहे हैं। तो अगेन आईटी सेक्टर का अगर हम करें तो बहुत वर्क फ्रॉम होम प्लस एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ दिया जाए कि लोग बाग अपने कॉल सेंटर्स के लिए बेंगलोर या दिल्ली, पूना न जाके उत्तराखंड से भी कर सकते हैं। इन्वायरमेंट अच्छा होने से आपकी कॉस्टिंग भी कम आएगी क्योंकि आपको एयर कंडीशन इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है इंडस्ट्रीज़ में जो काम कर रहे थे। अब हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पर जो दूसरे प्रदेशों से जो लोग आके काम कर रहे थे वो अपने प्रदेश वापस चले गए। तो परसों भी मेरी किसी से बात हो रही थी तो कह रहे डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे डेटॉल का सितारगंज में यूनिट है पर उसके पास मैन पावर नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सक रहे हैं क्योंकि जब इस समय डिटॉल की सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। तो हमें ये देखना है कि भाई जो लोग उस इंडस्ट्रीज़ के लिए फिट इन हो सकते हैं या जो किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वो रीस्किल होके उस इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं, तो इंडस्ट्री को भी फॉरवर्ड आना पड़ेगा और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी फॉरवर्ड आके रीस्किलिंग ऑफ मैन पावर करनी पड़ेगी ताकि जो इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आदमी तैयार हो जाए। थर्ड, जो मैंने कहा है कि जो अपने क्षेत्र में जो लोग ऑड जॉब्स बाहर जाके कर रहे थे, जैसे कई जगह है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, इस तरह के भी लोग करते हैं। इस तरह के लोग अपने घर में ही रह कर यदि हम वापस अपने खेतों में फार्मिंग का काम वापस करें, तो चाहे वो फल लगाएं, चाहे वहाँ पर फूल लगाएं, चाहे वहाँ पर आपके ये जड़ी बूटियों का काम करें, तो वापस जो विश्व है इस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहा है। पहाड़ का अधिकतर क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग ही हुआ करती है। तो हम वापस प्रॉपर प्लान वे में, और लास्ट टाइम मैंने जैसा कहा था, एक कोऑपरेटिव बेसिस में प्लान वे में ब्लॉक लेवल में या इंटर विलेज लेवल में कंपटीशन ना करके एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हुए अगर हम काम करेंगे तो अवश्य ही इससे हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है वो काफ़ी हद तक सॉल्व होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं चाहूँगा आशीष सर अपना एक क्वेश्चन पूछ लें। दीपक सर, थैंक यू सर, थैंक यू सवाल का जवाब देने के लिए। सर, आपने जो ये सारी बातें बोली उसमें मैंने देखा कि आपने स्किल शब्द का यूज़ 2-3 बार किया। तो सर, जो इतने सारे लोग हमारे वापस आए हैं वो ऑब्वियसली वहाँ पर कुछ ना कुछ पर्टिकुलर काम कर रहे होंगे, मगर आपने री स्किलिंग वर्ड का यूज़ किया।
तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी स्किल हो सकती है जो ये लोग वापस आए हैं और ये लोग अपने अंदर डेवलप करें, अगर वो पर्टिकुलर जो काम वहाँ पे कर रहे थे वो काम उनको यहाँ पर नहीं मिलता या वो ये काम यहाँ नहीं करना चाहते, तो कौन सी स्किल वो लोग डेवलप करें यहाँ पर जिससे उत्तराखंड के डेवलपमेंट में हमको एडवांटेज मिले और साथ साथ ये लोग भी अब दोबारा जाने के बारे में ना सोचें? देखिए, इसका स्ट्रेट आंसर कोई नहीं है। इट विल ऑल डिपेंड कि इंडस्ट्रीज़ को क्या रिक्वायरमेंट है जी सर। और जो यूथ वापस आया है उसमें से उसको करने के लिए कौन कर सकता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था इंटरव्यू में कि हमारे को सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि एक डेटाबेस बने कि जो लोग लौट के आए हैं वो क्या काम करते थे, किस इंडस्ट्री में काम करते थे, क्या स्किल सेट उनके पास है, और इंडस्ट्रीज़ और लोकल लेवल में हमारे को क्या नीड है। इन दोनों का एक मैच करना पड़ेगा और फिर हम उसके थ्रू जो ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं उसमें जो यूथ है वो किस में फिट इन हो सकता है उसकी प्रायोरिटी भी ले सकते हैं, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। फिर इंडस्ट्रीज़ की नीड के बेस पर उसको रीस्किल करना पड़ेगा कि जो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, मान लीजिए मैं प्लम्बर हूँ और प्लम्बिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं और कौन से काम हो सकता है आपके वहाँ, कहीं पाइपिंग की रिक्वायरमेंट है, कहीं गैस लाइन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या कहीं पर केबल लेइंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें उससे रिलेटेड स्किल्स उसके पास आ सकती है। अब जैसे आपने देखा कि भाई हमारा उत्तराखंड का बहुत सा एक बड़ा वर्ग है जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बाहर काम करता है, वो सब वापस आ गया। अब उत्तराखंड में बहुत ह्यूज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का स्कोप ऑलरेडी चल रहा है, प्लस स्कोप है। तो जो लोग बाहर से आके उत्तराखंड में काम कर रहे होंगे उनमें ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है। नहीं है तो गांव-गांव में आप होम स्टे प्रॉपर करें। तो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि भाई आज की डेट पे आदमी बाहर से आना चाहता है तो एक कूल इन्वायरमेंट में रहना चाहता है, उसको केवल 5 स्टार कल्चर नहीं चाहिए जी। तो हम अपने विलेजेस में असेंबल होके एक कोऑपरेटिव बेसिस पे हर गांव में मान लीजिए हमने एक होम स्टे बना लिया, तो हमारा जो यूथ वहाँ से आया है वो कोई कुकिंग में बढ़िया होगा, कोई तंदूर बढ़िया बनाता होगा, कोई उसके केयर टेकर का काम अच्छा करता है। तो ऐसे मिल के यदि हम जो बंद पड़े हुए गाँव हैं या मकान हैं उसमें कई आगे होंगे, उसको ठीक करके अगर हम इस तरह का कर सकते हैं तो ये भी एक ऑप्शन है। दी अदर ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि भाई इंडस्ट्री को एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमने टाटा मोटर्स के साथ एक मॉडल किया था, आज वो पिछले 10-11 साल से अशोक लेलैंड और मारुति में बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है और इंडस्ट्री उसमें पेमेंट करते जाती है और यूथ को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन नहीं होता है। तो वर्क वाइल यू लर्न के मॉडल में यदि इंडस्ट्री ट्रेन करें तो उनको मैन पावर भी मिलेगी और यूथ भी रीस्किल होगा। ये मेरा सुझाव रहेगा। सर थैंक यू इस सुझाव के लिए। सर मेरा एक सवाल और है सर, जो आपने ये रीस्किलिंग और स्किलिंग के बारे में बात करी, तो सर इसमें पहल कौन करेगा? अगर मान लीजिए ये लोग करना चाहते हैं, ये सारे काम अपने आप को स्किल करना चाहते हैं, तो उनको किसके कॉन्टेक्ट में आना चाहिए? द फर्स्ट स्टेप हैज़ टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का काम गवर्नमेंट ही कर सकती है। जैसे अभी कोविड-19 में आपके पास नोडल ऑफिसर्स हर जगह एक सेंट्रल नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी ज़रूरत है, किसी को भोजन की दिक्कत है, किसी को ट्रैवल की दिक्कत है, किसी को बीमारी है, कोई भी चीज़ें हैं तो आपके पास एक सेंट्रलाइज नंबर है। ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए और स्टेट लेवल पर एक, जैसे मैंने कहा, डैशबोर्ड तैयार होना चाहिए जिसमें सारा डेटा हो रहा है जी। और उस सेंट्रलाइज नोडल ऑफिसर से इंडस्ट्री के साथ वो कोऑर्डिनेट करें तो इंडस्ट्री की जो नीड है वो भी उस डेटा बैंक में आएगी, जो यूथ है उसके अंदर क्या स्किल्स है वो भी डेटा बैंक में आएगी। तो आप एक मैच कर सकते हैं कि क्या स्किल्स की ज़रूरत है और क्या स्किल्स हमारे पास है, तो उस तरह से आप उन दोनों का एक मिलान कर सकते हैं कि हमारे पास ये यूथ है और ये नीड है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेप शुड बी बाय द गवर्नमेंट एंड देन इट शुड नॉट बी ओनली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। जी दोनों चीज़, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को मिल के एक काम अवश्य करना चाहिए। थैंक यू सर। तो दोस्तों आपने श्री पांडे जी के विचार सुने। अगर आप भी वापस आए हैं उत्तराखंड में और आप चाहते हैं उत्तराखंड के डेवलपमेंट में अपना सहयोग देना, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे जानते हैं हम लोग उत्तराखंड से अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन को समाप्त करने के लिए संकल्पित हैं, तो हम आपकी इस मामले में पूरी हेल्प करेंगे। मैं माइक दीपक सर को हैंड ओवर करना चाहूँगा। थैंक यू पांडे सर, थैंक यू आशीष सर। तो व्यूवर्स, आज का यह वीडियो हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मैं फिर आप लोगों के लिए ऐसे ही और वीडियोस हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।